हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रधान क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे हैं उसका वीडियो का पार्ट 4 है, जो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे यह टॉपिक पढ़ने से पहले हम पिछले पार्ट 3 में क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जैसे उसमें कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, तो कूलम्ब्स लॉ में क्या होता था कि दो चार्ज रखा हुआ होता था और दोनों चार्ज के बीच क्या फोर्स लग रहा था उसके बारे में स्टडी किए थे। तो फोर्स होता था कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था। R क्या होता था? दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन होता था, बीच का डिस्टेंस। और चार्ज जो है या तो पॉजिटिव नेचर का होता था या नेगेटिव नेचर का। और साइन के साथ चार्ज को नहीं रखते थे, विदाउट साइन प्लेस किया जाता था फॉर्मूला में। तो वहां से फिर मीडियम पर K जो होता है वह क्या होता है, मीडियम पर डिपेंड होता है। इसलिए कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स को हम काउंट करते हैं वो हम बोलते हैं कि मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। उसके बाद कुछ चार्ज को अदर मीडियम में रखे थे और उसके बाद हम क्या रिलेटिव परमिटिविटी निकाले थे। तो वो सारे चीज हम पढ़ चुके थे। आइए आज वीडियो का जो पार्ट 4 है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, उसके पॉइंट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। वो क्या है? क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 है और एक चार्ज Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। तो कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़े थे कि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। इसके बारे में तो हम स्टडी कर चुके हैं। अब क्या है कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, इसको आप बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में पूछता है। तो क्या है, मानते हैं पहले हम एक्सिस लेते हैं। मान लो कि यह हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। इसमें ओरिजिन है वो मानते हैं, इससे r डिस्टेंस पे r1 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q1 रखा हुआ है और एक r2 डिस्टेंस पे चार्ज जो है वो हमारा Q2 रखा हुआ है, Q2, और इसका R2 है डिस्टेंस। अब R1 और R2 हमारा क्या होता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर R मतलब ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे Q1 चार्ज है और R2 डिस्टेंस पर हमारा क्या है, Q2 चार्ज रखा हुआ है। R1 पे Q1 और R2 पर Q2 रखा हुआ है। उसके बाद अब आपसे पूछे कि जो इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है ना उसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख के बताओ। तो कैसे करते हैं इसे देखिए। आप इन दोनों R1 और R2 के बीच जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको R से डिनोट कर रहे हैं। अब हमसे आपसे पूछ रहा है कि Q1 चार्ज की वजह से Q2 पर कितना फोर्स लगेगा ना, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ F इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फॉर्म है। अब क्या है कि जब यह नॉर्मल फॉर्म में हम कूलम्ब्स लॉ में भी यही पढ़े, तो इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि 11th क्लास में एक वेक्टर का चैप्टर था जिसमें हम पढ़े थे यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर को बच्चों R कैप से डिनोट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, R कैप अपॉन मॉड ऑफ R। मतलब क्या है, जो R जो है हमारा वेक्टर हो और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो यूनिट वेक्टर, अब इसको यहाँ जो फोर्स है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, लिखो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मॉड में डाल देते हैं मैग्नीट्यूड। अब क्या है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है? क्यों नहीं? क्योंकि हमारा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 है। तो 1 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो K Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, R
स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं इनटू का r अपॉन मॉड ऑफ r। अब क्या है, जब इसको फाइनली हम लिखेंगे f नेट भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा k q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ r3 और r वेक्टर। यही हमारा क्या होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ होता है। यदि आपको यह एनसीईआरटी के बुक में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलता है, आपको बुक में कैसा लिखा हुआ मिलेगा वो देखिए। यदि हम r1 हमारा एक पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओरिजिन और q1 चार्ज के बीच का डिस्टेंस, यह पोजीशन वेक्टर r2 है, तो r हमें लिखना पड़े रिजल्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, r2 माइनस का r1 ना। अब क्या है, इस फॉर्म में लिखने पर हमें क्या आएगा वो यहां देखिए। जैसे ही f नेट हम लिख सकते हैं, f नेट या f नेट या कुछ या f फोर्स जो है वो चार्ज के बीच, वो क्या होगा k q1 q2 अपॉन का r की जगह जो हम क्या लिख सकते हैं, r2 माइनस r1 का होल क्यूब, या मॉड ऑफ लगा के, मॉड भी लगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे, r2 माइनस का r1। इस तरह से लिखा हुआ हमें बुक में मिलता है। तो यह दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, या तो इस फॉर्म में यूज करो या तो इस फॉर्म में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि इसका जो है, अब इसमें क्या है कि चार्ज को साइन के साथ रखना है। पहले हम क्या करते थे उसमें, जैसे यहाँ F इक्वल टू क्या होता था, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना पड़ता था। लेकिन इस फॉर्मूला में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में, चार्ज को साइन के साथ रखना है। चार्ज प्लेस्ड विद साइन के साथ रखना। अब क्या है कि यह हमारा जो भी मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का, वो साथ साथ मैग्नीट्यूड भी देगा और हमें डायरेक्शन भी देगा। लेकिन यह जो फोर्स था, इसमें साइन के साथ नहीं रखते थे चार्ज को, तो हमें केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड देना था, डायरेक्शन नहीं देता था। अब यह फॉर्मूला जैसे ही वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ आया, तो चार्ज को साइन के साथ प्लेस करो, और साइन के साथ रखने पर हमें क्या होता है, इसका डायरेक्शन ऑटोमेटिक मिल रहा है ना। डायरेक्शन आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस फॉर्म पे मान लो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइए कि जो r वेक्टर है, पोजीशन r1 और r2 का जो रिजल्टेंट r वेक्टर है, वह इस पॉइंट q2 पर, q1 की वजह से q2 पर फोर्स निकालना पड़े, तो हमारा r वेक्टर का हेड क्या होगा। तो बच्चों याद रखना है कि r वेक्टर का हेड जो आप जिस पॉइंट पर फोर्स निकालने के लिए बोले, उस पॉइंट पे आपका r वेक्टर का हेड होगा। हेड करने का मतलब, जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे आपसे पूछे कि Q2 चार्ज की वजह से Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स को काउंट करने के लिए r वेक्टर का जो हेड होगा, अब इधर ना होके इधर होगा, और सेम मैग्नीट्यूड मतलब F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा। और इसका फिर इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो मेन बात क्या हुआ कि r वेक्टर का हेड वहां होगा जिस पॉइंट पर आपको फोर्स निकालने के लिए बोलना है। तो इस तरह से हमारा वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ आ गया। इस पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है ना। क्वेश्चन से समझते हैं इन सारे फॉर्म को। क्वेश्चन देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ पर क्वेश्चन आता कैसा है ना। तो इस तरह से मान लो कि हमारे एक स्पेस में x एक्सिस है और y एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन में चार्ज रखा हुआ है। मान लो कि इस पॉइंट पर माइनस का 2 कूलम, जिसका कोऑर्डिनेट हमारा 3 और 4 है ना, और इस पे और यहाँ पे 5 कूलम चार्ज रखा हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट 8 और 6 और 8 है। मतलब क्या कि 3 4 कोऑर्डिनेट पर हमारा माइनस का 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, प्लस का 5 कूलम 6 और 8 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो है वो हमारा है क्या, k q1
Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R पावर Q और R वेक्टर ना। तो इसको आप कैसे निकालोगे? तो हमें हमारा क्या है कि R वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो इसको देखते हैं। तो R वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मैथ्स है थोड़ा, जैसे मान लो कि यह पॉइंट यहाँ 6 और 8 है और यह पॉइंट 3 और 4 है, तो यहाँ क्या आएगा 6 माइनस का 3 I कैप प्लस का क्या होता है 8 माइनस का 4 J कैप। और J और I कहां से आया बच्चों? x एक्सिस के लिए हम I कैप यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं और y एक्सिस के लिए J कैप का यूज करते हैं। तो यह फाइनली आएगा क्या, R इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3I प्लस का 4J कैप। तो यह तो हमारा R वेक्टर निकल के आया। अब हमें और क्या चाहिए, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो यहाँ पहले मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ R इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर क्या होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का होल स्क्वायर। तो यह आएगा कितना, मान लो कि 9 प्लस का 4 इंटू 4 16 और ऐड करोगे तो 25 और 25 का रूट कितना होता है 5 होता है ना। तो अब क्या है, हमें R वेक्टर मिल गया, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया 5। अब क्या है कि हम फोर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू K हमारा क्या है, जो इसका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका वैल्यू होता है। स्पेस किसके लिए, वैक्यूम या एयर के लिए। तो अब क्या है, और चार्ज को कैसे प्लेस करना है, साइन के साथ। तो यह कितना है माइनस का 2 कूलम, यह कितना है प्लस का 5 कूलम ना, 5 कूलम अपॉन क्या है मॉड ऑफ R कितना आया है मैग्नीट्यूड 5 और 5 का होल स्क्वायर 3 मतलब 5 का होल क्यूब और R वेक्टर कितना है हमारा 3I प्लस का 4J। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो F इक्वल टू क्या आएगा K माइनस का और यह हुआ 10 अपॉन कितना 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और यह कितना है 3I प्लस का 4J। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहां से कैंसिल हो सकता है, या 5 से कैंसिल होगा 2 और 2 5 मतलब आया कितना F इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का 2K अपॉन 25 इंटू 3I प्लस का 4J। तो यह हमारा क्या होगा F नेट की वैल्यू आ गई, जो हम किसकी वजह से, जो चार्ज हमें स्पेस में रखा हुआ है 3 और 4 और 6 और 8 कोऑर्डिनेट पे, उसकी वजह से कितना फोर्स आया है माइनस का 2K 25 इंटू 3I प्लस का 4J। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यह निकालने के लिए आपको क्या है, या तो पहले तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए ना। इन दोनों पॉइंट के बीच का वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट ना, ऐसे ही करते हैं। मान लो कि यह 6 है, 6 किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट होगा और 3 हमारा एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा, तो 3 माइनस का 6 माइनस का 3 और यहाँ आई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए क्या लेके आता है आई कैप प्लस का 8 माइनस का 4 J कैप। तो इस तरह से हम R वेक्टर जो है क्या है, दोनों पॉइंट का मतलब R वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिए। इस तरह से हमें क्या निकालना है कूलम्ब्स लॉ, या हम फॉर्मूला जो हमें मैग्नीट्यूड आया है या हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी दे रहा है। अब क्या है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। बच्चों एक अपने घर पे बनाना होमवर्क के तौर पे देते हैं कि ए आर पॉइंट है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें मान लो कि ऐसे ही पॉइंट दे रहे हैं कि हमारा कितना है 3 और 4 ही है और इस पे क्या है 6 और 8 ही है और इस पे माइनस का 5 कूलम और इस पे भी माइनस का 4 कूलम चार्ज रखा हुआ है। तब आपसे पूछे कि आप इसके बीच इन दोनों चार्ज के बीच जो नेट फोर्स जो होगा मतलब फोर्स जो होगा वो बताओ, फाइंड
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये तो अपने घर पे बना के देखना, सेम प्रोसेस है जैसे हम पिछला क्वेश्चन जो भी किए हैं वो उस टाइप से। लेकिन एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान लो कि हमारे पास ये क्यूब है आपके पास, जिसका साइड जो है आपका वो सबका ए है, साइड कितना है ए है, और इस तरह से क्यूब बना हुआ है और क्यूब है और सारे क्यूब पर क्या है, चार्ज हमारा क्यू रखा हुआ है, मतलब क्यूब का जो कॉर्नर है उस पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, सारे जगह पे क्यू इस तरह से। और यह क्यूब को हम पॉइंट दे रहे हैं 1, मानते हैं 1, और इसको मान लेते हैं 2, इसको मानते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मानते हैं 5, और एक हमारा है फिर 6, और यहाँ पे क्या होगा 8 कॉर्नर है और ये 7 कॉर्नर है। सबका कोऑर्डिनेट मालूम है हमारा, कोऑर्डिनेट कितना है, 3 का दिया हुआ है बच्चों 1 1 0 1 1 0, और 4 का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 0 1 0 ना। उसके बाद 8 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 0 0 1, और 1 का कोऑर्डिनेट जो है हमारा 0 0 0 पे है, और 7 का कोऑर्डिनेट जो है 0 1 क्या है 1 0 1, और 2 का जो कोऑर्डिनेट है हमारा 1 0 0 है, और इस तरह 6 का जो कोऑर्डिनेट है वह 1 1 1 है। और कह रहा है कि ऑल साइड, यहां लिख रहे हैं कि ऑल साइड ऑफ क्यूब कितना है 1 मीटर का है, एंड जो ए बराबर कितना 1 मीटर मान रखा है, एंड इक्वल चार्ज फाइंड ऑन फोर्स एट पॉइंट 6 पर हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। अब क्या है कि हम एक्सिस मान लेते हैं, मान लो कि यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है, और यह हमारा क्या है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यह क्या है हमारा जेड एक्सिस है। तो यह जैसे एक्सिस मान लो कि यह हमारा 3 एक्सिस है, जो यह एक्स एक्सिस, यह हमारा वाई एक्सिस, और यह हमारा जेड एक्सिस जो बोर्ड के अंदर हमारा जा रहा होगा, ये ऊपर वाई एक्सिस, यह नीचे इधर एक्स एक्सिस, और यह अंदर की ओर जा रहा है जेड एक्सिस है। तो इसको सॉल्व करो, कैसे होगा, तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म जो कूलम्ब्स लॉ का पढ़े हैं उसी से सॉल्व करेंगे। ऊपर फॉर्मूला लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म का क्या है, F इक्वल टू क्या पढ़े हैं, K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R क्यूब और R ना। तो हमें 6 पॉइंट पे लिखना है, तो क्या लिखोगे F 6 1 की वजह से कितना, कॉर्नर 1 पर जो पॉइंट है, मतलब 1 की पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से 6 पर कितना फोर्स लगेगा। तो हमें पहले तो R वेक्टर मालूम करना पड़ेगा। तो R वेक्टर कैसे मालूम करते हैं, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 माइनस 0 आई कैप, प्लस का 1 माइनस 0 जे कैप, और प्लस का 1 माइनस 0 के कैप। आई किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए यूज कर रहे हैं, जे किसके लिए, जेड वाई एक्सिस के लिए, और के जेड एक्सिस के लिए यूज कर रहे हैं। तो यह फाइनली जो आएगा वह क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप आएगा। मॉड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड इसको निकालोगे तो वेक्टर से निकालोगे, कैसे निकालते हैं, रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह कितना आएगा, √3 आएगा। अब क्या है, वेक्टर फॉर्म में चार्ज को प्लस साइन के साथ रखना है, तो सारा हमें बोल रखा है क्वेश्चन की पॉजिटिव चार्ज है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ K Q अपॉन R, मॉड ऑफ R कितना है, √3 का होल क्यूब, और R कितना है हमारा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, इस तरह से। तो हमारा
6 पॉइंट पे 1 की वजह से कितना फोर्स हुआ, K F61 K Q स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 3 का होल क्यूब इंटू R कैप प्लस का J कैप प्लस का K कैप, इस तरह से। अब क्या है, फिर 1 की वजह से तो फोर्स इतना है। अब F62 निकाल के देखते हैं क्या होगा। 2 का पॉइंट हमारा 2 जो है इस पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 1 0 0 है और 6 का कितना है 1 1 1 कोऑर्डिनेट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर पहले फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा 1 -1 क्या 0 और 1 - 0 j कैप प्लस का 1 - 0 k कैप। मतलब इसको लिखो पहले r क्या होगा 1 - 1 I, फिर क्या लिखोगे प्लस का 1 - 0 j प्लस का 1 - 0 k, इस तरह से। या 1 1 - 0 I कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। अब क्या लिखोगे r इक्वल टू लिख सकते हो j कैप प्लस का I कैप। तो मॉड ऑफ r निकालने के लिए क्या होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब रूट अंडर 2। तो हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। अब क्या फोर्स फिर लिख सकते हो K Q स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं यहाँ भी Q यहाँ भी Q, तो या फिर क्या Q स्क्वायर बनेगा। और पोजीशन वेक्टर हमारा कितना आया है J कैप प्लस का K कैप अपॉन रिजल्टेंट कितना है रूट अंडर 2 का होल क्यूब। इस तरह से 2 पॉइंट की वजह से 6 पर जो फोर्स आया वो निकल गया। जस्ट लाइक आप इतना लिख लो, उसके बाद इसको हम मिटाते हैं। बच्चों अब तो 2 की वजह से तो निकल गया पॉइंट 6 पर। अब पॉइंट 3 की वजह से निकाल के देखते हैं क्या होगा 6 3। तो क्या है इसका कोऑर्डिनेट 1 1 0 और इसका कोऑर्डिनेट, पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लो। ध्यान से सीखना क्या क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका और क्या रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तब जाके हम फॉर्मूला में उसको पुट अप करके निकाल रहे हैं। तो पहले क्या है 1 - 1 मतलब 1 - 1 I कैप, फिर 1 1 प्लस का 1 - 1 j कैप प्लस का 1 - 0 k कैप ना। 1 यह भी गैप यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, केवल बचेगा k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट अंडर 1 मतलब 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा k Q स्क्वायर अपॉन 1 का होल क्यूब। पोजीशन वेक्टर हमारा k आया है, तो क्या है k Q स्क्वायर अपॉन 1 k कैप मतलब F63 ये निकल के आया। जस्ट लाइक 3 के लिए हो गया। अब 4 के लिए फिर निकालेंगे। हर एक पॉइंट से इस पर फोर्स लगने वाला है, तो F4 कितना 6 4 लिखेंगे। अब बच्चों आप हर पॉइंट में ऐसा करेंगे नहीं, आप मतलब मन ही मन आपको कैलकुलेट करके लिख लेना है ना। तो क्या है 1 0 1 - 0 क्या होगा 1 - 0 I 1 केवल I कैप आएगा, और यह 1 और यह भी 1 0 और यह क्या होगा 1 - 0 1 1 - 0 1, तो केवल क्या आएगा I कैप। पोजीशन वेक्टर जो होगा I कैप प्लस का K कैप, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा रूट अंडर रूट 2। और यहाँ भी फोर्स कितना आ जाएगा रूट K Q स्क्वायर अपॉन रूट 2 का होल क्यूब, और पोजीशन वेक्टर कितना है R क्यूब मतलब I कैप प्लस का J कैप। फिर अब 4 की वजह से तो हो गया, 5 की वजह से मन ही मन करो। 5 की वजह से को हमारा कोऑर्डिनेट कितना था 5 की वजह से कोऑर्डिनेट हमारा था 0 1 1 ना। तो 0 1 1 था, तो क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर निकालो तो 1 - 0 1 और यह 1 यह 1 कैप और यह 1 1, ये भी कैंसिल। मतलब हमारा केवल पोजीशन वेक्टर यहाँ बनने वाला है I कैप। तो हम लिख सकते हैं F65 K Q स्क्वायर अपॉन 1 का होल क्यूब और I कैप ना। तो यह हमारा 5 की वजह से आया। सब पे ध्यान रखना है, इस पर वेक्टर का साइन लगाना है बच्चों।
नहीं तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है, वेक्टर का साइन लगाना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम। तो यह फॉर्मूला जो भी हमें फोर्स देगा वो डायरेक्शन के साथ आ रहा है। अब क्या है, 5 तो हो गया, 6 किधर है, 6 पर तो हम निकाल ही रहे हैं, तो अब 7 पॉइंट पर क्या होगा, लिखो F6 7। तो अब क्या है, देखो यहाँ 1 यहाँ गैप, मतलब कोई आई, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई हमें नहीं आ रहा है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो I 1 -0 1 और यह 1 मतलब केवल j कैप के फॉर्म में आएगा। तो k q स्क्वायर अपॉन √1 मतलब 1 का होल क्यूब और j कैप। तो इस तरह से 7 और 8 वाला कैसे, 6 8 भी निकाल सकते हैं। 8 हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 1 या 1 1 1। तो कैसे लिखोगे, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करोगे तो 1 0 1 1 -0 1 और यह 1 मतलब क्या आने वाला है, i कैप ना, i कैप प्लस का j कैप और इसका कहते हैं k q स्क्वायर अपॉन √2 का होल क्यूब। इस तरह से आपको देखने में मिला कि हर एक पॉइंट की वजह से 6 पर आपको क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। हर एक पॉइंट को हम अलग अलग करके निकाले, क्या क्या करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसका फिर रिजल्टेंट निकालना है और तब जाके फार्मूला में पुट अप करना है और इस तरह से यह क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों हमें यह बताने का मेन मकसद था कि आपको एक ही क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रैक्टिस हो सके ना, लेकिन हम जो भी शुरू में जो भी एग्जांपल लिए थे सेम लाइक उसी तरह का है पूरा, लेकिन हम बस इस क्वेश्चन से यही बेनिफिट हुआ कि हमें ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन में सीखने को मिला। तो इस टाइप से लेंथी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आपको कंपटीशन लेवल में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो ये हमारा घर पे अपने आप फिर से इसको प्रैक्टिस करना खुद से। अब क्या है कि एक और बढ़िया जेईई मेन में पूछे हुए क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेन में क्वेश्चन है कि आपको कह रहा है कि एक हमारा मतलब स्ट्रिंग से 2 स्फीयर मतलब लटका हुआ है, ऐसे हैंग है, इससे स्फीयर जो है हैंग है, यह क्या है स्फीयर, और इस कंडीशन में हमारा एयर है, एयर दिया हुआ है ना, और दोनों स्फीयर के बीच मान लो कि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे से रिपेल करेगा, भागेगा, और दोनों के बीच का एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है ना। अब क्या है कि फिर एक और कंडीशन है कि यह कंडीशन या एयर से वैक्यूम से उठा के कोई मीडियम में ले आए, कोई मान लो कि लिक्विड रखा हुआ है ना, लिक्विड है, तो लिक्विड में लाए और इस तरह से इस पर अभी भी चार्ज सेम है, चार्ज में किसी प्रकार की हम चेंज नहीं कर रहे हैं और एंगल भी किसी प्रकार से चेंज नहीं हो रहा है। मीडियम चेंज करने के बाद 60 डिग्री ही है। मीडियम हमारा क्या है, इस समय लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है जिसका डेंसिटी हमारा लिक्विड का दिया हुआ है कितना, 0.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। और बच्चों स्फीयर का जो हमें डेंसिटी दिया हुआ है जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं 1.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस हमारे पास डेटा दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड करो रिलेटिविटी, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, मतलब क्या, एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हम पिछले क्लास में इसको हम पढ़े थे, वीडियो 3rd क्लास में, जो हम वहां से कॉन्सेप्ट यहाँ सारा चीज यूज होने वाला है फिर से। तो क्या है कि यह वैक्यूम में रखा हुआ है और यह हमारा स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग है, तो हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो केस 1 में पहले देखो, दोनों का एंगल हमारा क्या है, 60 60 है। मान लो कि 20 से ऐसे करेंगे
तो क्या है, यह हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा और यह भी 30 डिग्री का ना। इसमें भी सेम कंडीशन होने वाला है, इसमें भी हमारा 30 डिग्री बनेगा और यह भी 30 डिग्री, दोनों कंबाइन होकर कितना 60 डिग्री हो गए। अब क्या है कि पूरा जितना ही कॉन्सेप्ट हमारा 11th का कंपोनेंट तोड़ने आना चाहिए आपको, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। मान लो कि यहाँ टेंशन स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन इस डायरेक्शन में, टेंशन का जो डायरेक्शन होता है बच्चों हमेशा जिस पॉइंट से वो मतलब कांटेक्ट किया हुआ होता है उसके आगे डायरेक्शन में टेंशन का डायरेक्शन होता है। तो टेंशन इस पॉइंट पे हमारा स्फीयर कनेक्ट है, तो टेंशन का डायरेक्शन पॉइंट जो भी पॉइंट से कनेक्ट है उसके आगे डायरेक्शन में लगता है। अब मान लो कि यह हमारा थीटा है, थीटा मान लेते हैं जो 30 डिग्री है, थीटा मान के काम कर रहे हैं, आगे जाकर कैंसिल होगा सब। तो क्या है, अल्टरनेट एंगल से जब यह थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा। तो अब क्या है, t का कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो कंपोनेंट जब तोड़ोगे बच्चों तो यहाँ t cos थीटा आएगा और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, t sin थीटा आएगा। उसके बाद एक और कुछ आने वाला है, जैसे यह Q और यह भी Q एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों वह किधर, F डायरेक्शन में इधर फोर्स लगने वाला है, वह कितना है हमारा F जो है, कहने दो इसको मानो 2 पॉइंट है और इसको 1 मानते हैं ना। देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो फोर्स कितना आएगा, F नॉट से डिनोट कर रहे हैं, F नॉट। तो F नॉट जैसे ही आया और यहाँ चार्ज है, तो चार्ज हम बोले थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि जब तक हमारा चार्ज जो है वो मास के साथ रहता है, बिना मास के चार्ज हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ मास ही होगा। तो स्फीयर mg नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स मिलेगा ना। तो अब क्या है, इन सारे कंपोनेंट को मतलब क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, t cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, mg, इक्वेशन मान लेते हैं 1, और इसको क्या लिखोगे, t sin थीटा इक्वल टू f नॉट, इसको मान लेते हैं 2। बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं कि sin थीटा और cos थीटा मतलब 2 को इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से। तो क्या होगा, t sin थीटा अपॉन का t cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, f नॉट अपॉन का mg। तो यह t से t का और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा। तो यहाँ लिख रहे हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, f नॉट अपॉन mg। अब क्या है, फिर टेंशन की बात आया कि m है हमारा, डेंसिटी तो मालूम है स्फीयर का ना, स्फीयर का मालूम है, तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी जो होता है वह मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम भी मान लेते हैं कि v जो है हमारा वॉल्यूम है स्फीयर का ना, और मास क्या है, वह mg, मास चार्ज की वजह से मास क्या है, चार्ज है q और उसकी वजह से मास m। स्फीयर का मास मान लो, स्फीयर का मास है, या यूं भी बोल सकते हो कि चार्ज जब है तो यहाँ मास 100% होने ही होगा ना। तो अब क्या है कि डेंसिटी हम इसको सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, स्फीयर का मास हमारा m है और v हमारा a है, तो m इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा v। तो यहाँ से देख सकते हो बच्चों tan थीटा इक्वल टू f नॉट, m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, और v मतलब v वॉल्यूम क्या है, v हमारा वॉल्यूम है और g यहाँ रहने दो, इसको यहाँ इतना रहने दो और इक्वेशन 3 मान लो। अब इस पे काम करते हैं, इस पे क्या आने वाला है, जस्ट लाइक यहाँ अब हमारा लिक्विड है, तो अब क्या है कि जैसे आप 11th चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं, जैसे ही किसी बॉडी को जब आप लिक्विड में डिप करते हैं तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, दैट मींस कि मास मतलब स्फीयर का मास है mg, नीचे mg लगेगा, तो mg को बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इसी वजह से तो कोई लिक्विड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऊपर की ओर आना चालू करता है, तो वह यहाँ एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लगेगा। तो इसका भी हम कंपोनेंट, यहाँ भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, यहाँ जो टेंशन लग रहा है उसको t डैश से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ जो रस्सी में स्ट्रिंग में जो टेंशन था वो t है,
यहाँ पे टी डैश। अब इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो टी डैश कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में क्या होगा टी डैश साइन थीटा और यहाँ पे क्या होगा एफ मीडियम, मतलब एफ एम लिख रहे हैं, मतलब क्या है मीडियम के लिए जो दोनों चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसको एफ एम से डिनोट किया। मास mg की वजह यहाँ भी mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या है यहाँ पर लिक्विड है, एक और फोर्स लगने वाला है जिसका नाम अपवर्ड डायरेक्शन में Q, जिसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है ना, जिसको U से डिनोट किए। अब सारे फोर्स को रिजल्ट करो तो T डैश cos थीटा ना प्लस का U इक्वल टू mg लिखोगे तो T डैश cos थीटा प्लस का क्या लिखो इक्वल टू mg माइनस का U। अब थ्रस्ट है तो यह मास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू सिग्मा v। तो क्या लिखोगे सिग्मा वी जी। अब थ्रस्ट के लिए देखो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ लिक्विड है स्फीयर है हमारा, नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है अपथ्रस्ट u ना। तो यहाँ लिक्विड का जो डेंसिटी है वो हम क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि डेंसिटी जो है लिक्विड का बच्चों हमारा वह कितना है 0.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो उसको हम अभी रो मान के चल रहे हैं कि रो है हमारा डेंसिटी, तो रो और रो के बाद क्या लिखोगे हमारा v और g। तो यह mg को कौन सा बैलेंस कर रहा है, यह हमारा रो v g। तो यहां लिख सकते हो एक माइनस का रो v g। अब यहां समझ में नहीं आया होगा कि यहां अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो किसकी वजह से लग रहा है, लिक्विड की वजह से। तो लिक्विड का डेंसिटी लिखेंगे और स्फीयर का वॉल्यूम लिखेंगे और g जो है वह ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। और यहाँ जो mg है वह किसकी वजह से लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो स्फीयर की वजह से लग रहा है। तो स्फीयर का डेंसिटी लिखे हैं सिग्मा। तो दोनों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, यहाँ लिक्विड की वजह से आया इसलिए रो आया और v जो है वह स्फीयर का जो वॉल्यूम है वही है और g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब क्या है t डैश cos थीटा, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब क्या है इस डायरेक्शन में हम लिखेंगे t sin थीटा, इसको बैलेंस क्यों कर रहा है fm, जिसको हम 5 इक्वेशन। अब इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करने वाले हैं और फिर यहाँ कुछ आएगा। तो ये सारा बात आप एक बार अच्छे से नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम इसको फिर जाके आगे काम करेंगे। देखिए अब इसको मिटाते हैं। क्या आया 5 को इक्वेशन 5 जो है उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या है t डैश sin थीटा अपॉन का t डैश cos थीटा इक्वल टू क्या होगा fm अपॉन क्या लिखोगे सिग्मा vg माइनस का रो vg ना। यह t डैश से t डैश तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा fm अपॉन क्या लिखोगे सिग्मा vg माइनस रो vg। इस तरह से यहां से हम कुछ लिख सकते हैं, vg को कॉमन लो बाहर, तो fm अपॉन सिग्मा क्या होगा vg को बाहर ले रहे हैं, v हमारा वॉल्यूम और g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g रो। इस तरह से अब क्या है इक्वेशन, इसको हम क्या मानते हैं 6। इक्वेशन देखो 3 और 6 को देखने के बाद इधर भी tan थीटा इधर भी tan, दोनों का RHS बराबर है। तो जैसे ही हमारा क्या है RHS बराबर होता है तो LHS भी बराबर होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन f नॉट अपॉन सिग्मा vg इक्वल टू fm अपॉन क्या लिखोगे vg सिग्मा रो ना। तो यहाँ vg से या vg गायब हो जाएगा और क्या होगा यह सिग्मा उठ के ऊपर ले जा रहे हैं तो f नॉट और इसको उठा के नीचे ला रहे हैं तो यह सिग्मा अपॉन सिग्मा रो ये आया। अब क्या है बच्चों कि हमें निकालना है रिलेटिव परमिटिविटी और याद करना
कि इसी के रेशियो को ना रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन सिग्मा रो। अब क्या है, सिग्मा का वैल्यू मतलब हमारा स्फीयर का डेंसिटी मालूम है, कितना मालूम है 1.5, और यह भी 1.5, और लिक्विड का डेंसिटी कितना है 0.5। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.5 अपॉन, और इसको माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है 1.5 है। तो इस तरह से जेईई मेन में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन बताने का मेन मकसद था कि आपको पूरा एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे टेंशन कैसे लगाएंगे, कंपोनेंट कैसे जोड़ेंगे, सारा चीज इसमें इंक्लूड हो गया। अब थ्रस्ट फोर्स कैसे लगता है ना, लिक्विड के कौन कितना वैल्यू होता है थ्रस्ट फोर्स का, तो सारा चीज जाने, और इस तरह से हम मतलब क्या रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करके रखें। तो इसको आप क्या कीजिएगा, फिर से ना समझ में आए तो आपको बेनिफिट्स है कि वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके देख सकते हैं नो डाउट, और फिर से समझने की, और जो भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।